नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि जब कल प्रधानमंत्री आए तो उनसे कहना खटाखट खटाखट खटाखट। और जेपी नड्डा क्यों कह रहे हैं कि 300 आतंकी बॉर्डर पार से आने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी किस आधार पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, अपराध खत्म हो गया है। और योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद सपा के लोगों का क्या हो जाएगा। और साहब यहीं रुक जाता तो हम भी कहते। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सापेक्ष में जातियां बदल के प्रत्याशी क्यों उतार रही है। और कांग्रेस पार्टी किस तरह से संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, इसी पर आपसे बात करें। और क्या चाइना से, जो चाइना ने हमारी कब्जा की है जमीन, उसके बारे में बोलने की हिम्मत राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा या नरेंद्र मोदी समेत पूरी आरएसएस बीजेपी किसी में है? तो ये सारी चीजें जब नहीं है तो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह की बातें आ रही? यानी चुनाव जीतने के लिए आपका पाकिस्तान कनेक्शन चाहिए, चुनाव जीतने के लिए आपका मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने का कनेक्शन चाहिए, और चुनाव जीतने के नाम पर आप राम को बेचने का धंधा करते हैं, वो सामने आता है। उसके लिए आप जो कांग्रेस से भगाए गए या भागे हुए भगोड़े हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं कि कैसे नफरत पनपाई जाए राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। तो वो साजिशें रचने के लिए आप करते हैं। किस तरीके से कांग्रेस की महिला नेताओं का आप इस्तेमाल करते हैं, यह भी सामने आ गया है। 2 दिन पहले से शोर मचा रही एक कांग्रेस की प्रवक्ता रही है राधिका खेड़ा। वो कहती है कि कांग्रेस में राम मंदिर जाने के लिए अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने, और उसको ये कहते थे इसलिए दे दिया। इसके पहले गौरव वल्लभ ने भी कहा था कि राम मंदिर जाने के कारण, इसके पहले निरुपम ने कहा था, संजय निरुपम ने, इसी तरीके से मिलिंद देवड़ा का बयान था, इसी तरीके से 2-3-4 बयान। यही राधिका खेड़ा चंद दिन पहले एक डिबेट में थी जी न्यूज की, और इस डिबेट में उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कांग्रेस पार्टी ने किसी को नहीं रोका राम मंदिर जाने से। यही कारण है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां गए, और वो पार्टी में बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर, जैसे दीपेंद्र हुड्डा हो गए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी हो गए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्हें टिकट मिला है, जलंधर से लड़ रहे हैं, और इसी तरीके से वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं जिन्हें मंडी से टिकट मिला है और वो लड़ रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय हैं, वहां के प्रभारी जो है अविनाश पांडे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो सुप्रिया श्रीनेत्र हैं, और तमाम सारे लोग हैं। नाम गिनाते जाऊंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। उसके अलावा जो फैजाबाद से सांसद रहे हैं पहले, अयोध्या अब हो गया है, निर्मल खत्री, वो गए थे। किसी को कांग्रेस ने नहीं रोका था। उसने कहा जिसका मन करे जाए, जिसका ना करे ना जाए, किसी को जिद नहीं। लेकिन इस तरह फैलाया जाता है, तब आप समझ सकते हैं कि कैसे नफरत का खेल खेला जाता है। और इस नफरत के खेल में तड़का लगाने के लिए एक 3rd ग्रेड की फिल्मों से निकली हुई 2 लोग हैं। एक कंगना रनौत लड़ रही है मंडी से, वो कहती है इसी को लेकर के
कि राम के नाम से ऐसी नफरत है और ये है वो है, और दूसरी इसी तरह की है, वो है नवनीत राणा। वो कहती है जो राम का वो नहीं करेगा उसे भारत में नहीं रहने देंगे, और जाने क्या 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 कहती है। तो आप समझ लीजिए इस तरह से। लेकिन चुनाव आयोग इन पर कहीं पर कोई एक्शन नहीं लेता है, कहीं कुछ नहीं करता है, किचुआ बन के बैठा हुआ है। तब आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसी तरीके से प्रमोद कृष्णन जो फर्जी टाइप का महंत बना हुआ है, आश्रम बनाए है, और वो कहता है लगातार राहुल गांधी पे हमले करता है, क्योंकि राहुल गांधी ने उसकी दलाली नहीं चलने दी, रोक दी। तो कभी भाई बहनों को लड़वाने की कोशिश करता है, कभी पार्टी के नेताओं को लड़वाने की कोशिश करता है, और उसी के कारण से जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लड़ाई पैदा कराई, उसने पैदा कराई। और अब वो राहुल गांधी पे हमले करता है। तो राहुल गांधी को कि वो कह रहे थे कि यदि उनकी सरकार बन गई तो राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। अरे साहब, कहां से पलट देंगे? सरकार तो पिछले 5 साल से भाजपा की है, और अब मंदिर भी बन चुका है जैसा मोदी कहते हैं। तो फिर काहे की बात? मतलब इस तरह की बात कहेंगे जो न सिर की है, न पैर की है, न कुछ। तो ये भी तरीके चल रहे हैं। इन छद्म तरीकों के अलावा जब सारी चीजें इस तरह से चल रही हैं, तो नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश और बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य आ गया है, डबल इंजन की सरकार में अपराध खत्म हो गए। जब वो एक कह रहे होते हैं, उसी समय किसी से भी आप पूछ लें, वो बता देगा कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से बिल्कुल सटे ग्रेटर नोएडा में जो है लगातार 3 बच्चों की किडनैपिंग हुई। तीनों बच्चे व्यापारियों के थे। 2 बच्चे, एक वैभव सिंघल का बच्चा था, एक यश मित्तल का बच्चा था, और एक वैभव सिंघल नाम का बच्चा था, एक यश मित्तल था, और एक अब कुणाल शर्मा है जो लेटेस्ट। ये 3 बच्चों को किडनैप किया गया, 3 बच्चों की इनके खत्म कर दिया गया, और सारी चीजें हुई। इसके बाद में कहते हैं कि एक के बाद एक हत्या हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब राम राज्य आ गया है। अभी अभी की बिल्कुल खबर है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बनारस में, काशी में गैंग रेप होता है एक बच्ची के साथ में, कोई सुनने वाला नहीं, करने वाला नहीं। तो यह स्थिति है। नरेंद्र मोदी की इस पे चुप्पी होती है। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे मसले आपको मिल जाए जो लगातार चल रहे हैं, और इस तरह से नफरत फैलाई जा रही। तो ये नफरत का खेल जो चल रहा है, इसे पहचानने की जरूरत है। झूठ बोला जाता है, हर तरह से बोला जाता है, तब आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अमेठी कार्यालय में स्मृति ईरानी, जो मोदी की बड़ी प्यारी रानी है, वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की जो गाड़ी उनके कार्यालय के सामने थी, वहां पर भेजती हैं, और वो पुलिस के सामने हमला करके गाड़ियां तोड़ देते हैं। दर्जन भर गाड़ियां तोड़ देते हैं। पुलिस कुछ करती नहीं है। जब थानेदार और डीएसपी, एसपी से कहा जाता है, और कहा जाता है इसमें हम ये कंप्लेंट करेंगे कि आपकी सह पर हुआ है, तब कहीं वो रेंगते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। अब आप समझिए, ऐसी स्थिति में वह कमान संभालने कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर कांग्रेस के 2 कद्दावरों को भेजती है। एक भूपेश बघेल को रायबरेली में, और अशोक गहलोत को अमेठी में। यह इस बात का संदेश है कि यदि गांधी परिवार आता है, गांधी परिवार का कोई खास आता है, तो पूरी कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। वो उसका मतलब ही होता है। तो यह आप समझ लीजिए। इसलिए जो लोग कह रहे थे कि अमेठी को छोड़ दिया, अमेठी को छोड़ नहीं दिया, अमेठी को उतना ही मजबूत बनाया है जितना उसे बनना चाहिए, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है गांधी परिवार। तो यह एक सच है। इस सच के साथ में बहुत सारी और भी चीजें।
तो इसमें एक चीज आती है, नेहरू जी ने एक चीज कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप गलत हैं मिस्टर चर्चिल, हमारे ऐसे नेता के नेतृत्व में, हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया है जिसने हमें दो चीज सिखाई है, कभी किसी से डरना मत और कभी किसी से नफरत मत करना। और चर्चिल ने उनसे क्या पूछा था कि नेहरू जी, आपके लिए हमने बड़ा अत्याचार किया है। आजादी के आंदोलन में जब नेहरू जी गए थे लंदन, तो कहा कि आप कितने साल जेल में रहे? तो नेहरू जी ने कहा करीब 10 साल। तो उन्होंने कहा 10 साल आप रहे, तब तो आपको बड़ी नफरत होगी हमसे। तब नेहरू ने यह जवाब दिया कि हमें नफरत नहीं हो सकती, नफरत तो आपको होती है, नफरत उनको होती है जो छोटी सोच रखते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं हमारी लड़ाई मुद्दों को लेकर, हम इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को मिले संवैधानिक संरक्षण यानी आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे वजह जाननी पड़ेगी। आपको याद होगा नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक बहुत चर्चित रिपोर्ट थी। पंडित मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस पार्टी के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, 2 बार अध्यक्ष रहे, आज उनका जन्मदिन भी है, उन्हें सादर नमन करते हुए। वो महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो किया वो सबसे बड़ा काम किया था कि जब संविधान के लिए एक मसौदा तैयार करना था तो उन्होंने मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया, और उसमें वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हर वयस्क को यानी जो जितने बालिग हैं उनको वोटिंग का अधिकार, मतदान का अधिकार देने की बात की थी। उन्होंने इस देश के हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार देने की बात की थी, जिसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगह चले जाते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का जहां आप मानते हैं, वो उनकी देन थी। देश के सबसे बड़े बैरिस्टर थे, सबसे महंगे बैरिस्टर भी थे, लेकिन हर क्रांतिकारी का, हर देश के आजादी के जो योद्धा थे उनका मुकदमा वो फ्री लड़ते थे, उसमें अपने पैसे लगाते। और इसके अलावा वो जो करते थे वो ये आप जान लीजिए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस देश को दे दी, कुछ नहीं लेके गए। नेहरू जी के पास घर और कुछ चीजें बची थी, वो बाद में नेहरू जी ने दान कर दी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप सोचिए, और मोतीलाल नेहरू ने अपनी जिंदगी दी, शहीद हुए, वो जेल में बंद किए गए थे, लखनऊ जेल में। वहीं पर वो एक बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किए गए, जिससे बीमार हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। पंडित नेहरू जेल में थे, वहां से छोड़ा गया, आए, उन्होंने यहां लखनऊ में अंतिम संस्कार किया था अपने पिता का। जब वो यहां अंतिम संस्कार करने आए थे, उसी समय चंद्रशेखर आजाद को मुखबिरी करके भाजपा के लोगों ने कैसे मरवा दिया था, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये कौन लोग। तो उसी संविधान की बात हो रही है, उस संविधान को जिसे बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका पूरा प्रारूप तैयार किया, और उस प्रारूप के आधार पर वो तैयार हुआ। उसे खत्म करने की मोदी की जो साजिश है, उस साजिश से बचाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी लड़ाई कर रहे हैं। अब देखिए, उसी साजिश का हिस्सा है कि हेमंत सोरेन जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनको किस तरह से जेल डाला हुआ है, किस तरीके से परेशान किया हुआ है कि कैसे वो सरेंडर कर जाएं। लेकिन वो शेर है, बब्बर शेर, डरता नहीं है, सरेंडर नहीं किया, जेल में है, और ये भी नहीं कहता है कि नहीं मैं पद पे बना रहूंगा। उसने पद से त्याग पत्र दिया और कहा ले चलो जेल। यह दम होती है, यह दम है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, और इस कारण से ये डर रहे हैं। इनका डर इतना ज्यादा है कि कैसे क्या किया जाए। आप सोचिए, बेटियों का शमशान बना दिया है बनारस को। सारी बातें आज सामने हैं। जब हम इसकी बात करते हैं
बेरोजगारी इन्होंने दी, महंगाई इन्होंने दी, नफरत इन्होंने दी, महिलाओं से रेप इन्होंने करवाए, सब सारे कर्म कराने के बाद में ये सब उत्तर प्रदेश में हुए, वहीं जहां मोदी ये कह रहे हैं। तब ये खेल करते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, उसमें मुस्लिम्स को घुसेड़ रहे हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया अपने इंटरव्यू, एएनआई के इंटरव्यू, कि हमने गुजरात में तमाम सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो पिछड़े थे, उनको हमने ओबीसी में शामिल किया है। ये खुद उन्होंने स्वीकारा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो बात वो कहते हैं वो असल में साजिश के तहत कहते हैं, बदनाम करने के लिए कहते हैं। तो आप यह जान लीजिए कि किसी के हित ऐसी नहीं है। जो इनको जब जब संकट आया, नवीन पटनायक को से इन्होंने मदद ली और हर अपने गलत जो भी इन्होंने कानून और सब कुछ बनाए, एक्ट बनाए, उन्हें पास करा लिया। लेकिन जब बारी आई, राजनीतिक बारी आई, तो उन्हीं को ठगने का काम कर रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने कमान संभाल ली और इसी कारण इस देश की जनता ने भी कमान संभाल ली। आज ही की घटना है, हरियाणा के हिसार में चौधरी जो चौटाला हैं, देवीलाल के बेटे, वो रणजीत चौटाला भाजपा से कैंडिडेट हैं, उन्हें किसानों ने दौड़ा लिया। किसानों ने दौड़ा के कहा कि तुम गद्दार। वहीं किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने फरीदाबाद में कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके पास जाके कहा कि हमारा आपको पूरा समर्थन है, लड़िए आप, हम साथ देंगे, कोई दे न दे। तो आप इससे समझ सकते हैं। तब ये परेशान हो जाते हैं, तब ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हमला कराते हैं और दूसरी तरह की हरकतें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और ये नफरत फैलाने का क्रम चलता है। ये लोग हैं, ये इंसाफ नहीं दे सकते, इंसाफ छीनने का काम करते हैं, मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं। यही नरेंद्र मोदी जिन्होंने काशी में 700 मंदिर तोड़वाए, 700 मंदिर, और कोई नए मंदिर नहीं थे, हजार हजार साल तक पुराने मंदिर थे, 100 साल से लेकर 1000 साल तक पुराने। ऐसे मंदिरों को तोड़वाया क्यों? पूंजीपतियों के लिए काशी कॉरिडोर बनाना था, गुजरातियों को वहां की जमीन सौंपनी थी, और यही काम अयोध्या में हुआ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भागे भागे अयोध्या चले गए जब हालत दिखने लगी कि हार रहे हैं। बनारस में भी हालत खराब है और दौड़ के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अयोध्या कि रामलला बचा लो मुझे, बचा लो मेरी सरकार को, बचा लो मेरी अय्यासियों को, बचा लो। लेकिन शायद राम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि रोज बरोज इनसे वो हो रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं ये पर्चा लीक सरकार है, तो आज फिर देखने को मिल गया कि नीट का पर्चा फिर लीक हो गया। नीट का पर्चा लीक हो गया, कई जगह गलत पर्चे बटे, कई जगह कुछ हुआ, और इसके कारण मेधावी छात्रों की जिंदगी पर झटका लगा है। आज सोचिए कितने बच्चे अपने जीवन को खत्म कर लेंगे, कितने बच्चों के साथ क्या हो, कल्पना नहीं कर सकते। ये हमने देखा है तमाम भर्तियों की परीक्षाओं में जिस तरह से हुआ, उसके बाद में कितने लोगों ने अपनी जान दी। शायद यही वजह है हर 2 घंटे में जो है 5 बच्चे जो है युवा आत्महत्या कर ले, हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर ले। यह हालत हो गई हो तो आप समझ सकते हैं। इस हालत में देश को डाल दिया है इस नरेंद्र मोदी ने। तो अब ऐसी स्थिति में आपको फैसला करना है कि भविष्य बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ जाना है या अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद करने के लिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए मोदी के साथ जाके जय श्री राम करना है। फैसला आपको करना है। जय